चल रहा हूं संसद के सबसे महत्वपूर्ण काम के बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाने कि संसद कानून का निर्माण कैसे करती है। ये जान लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की कानून व्यवस्था कैसे, भारत में कानून का निर्माण कैसे होता है, कोई भी कानून कैसे बनता है। अब ये जान जाएंगे आप तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारे देश में कानून निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका, जो कि विधायिका का ही पार्ट होती है, जो कि विधायिका का ही पार्ट होती है। पहली बात, ठीक। आगे सुनिए, तो ये लोग जो राजनीतिक कार्यपालिका में हैं, ये लोग मुख्यतः एजेंडा तैयार करते हैं, मुख्यतः ये लोग तय करते हैं कि क्या कानून बनेगा क्या नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुमत में होते हैं और किसी भी कानून को बनाने के लिए संसदीय प्रणाली में आपके पास संसद में बहुमत होना बहुत जरूरी है। बिना बहुमत के आप कोई भी कानून संसद से पास नहीं करा सकते हैं। जैसे कि कल एक कानून आया आपके देश में महिलाओं से संबंधित, कल एक कानून आया आपके देश में महिलाओं का चुनावी प्रतिनिधित्व में उन्हें 33% का आरक्षण दिया गया कि अब भारत की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। कि मतलब 100 में से अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 33 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। और इसमें आरक्षण SC ST को दिया गया है, OBC और माइनॉरिटी को नहीं दिया गया है। और ये वाला जो कानून आया है ये अभी लागू नहीं होगा, ये लागू कब होगा? अब जब भारत की जनगणना होगी उसके बाद जब परिसीमन होगा, आपकी नई निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण होगा, उसके बाद जाकर ये कानून लागू होगा। तो अभी ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो ऊपर आसमान में लटक रहा है, बस कानून बन गया है लेकिन ये अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कानून बनते कैसे हैं, इन कानूनों के बनने की क्या प्रक्रिया है, ये जान लेंगे आप। तो कल एक ऐतिहासिक दिन था हमारी संसद के लिए, क्योंकि कल के बिल में सिर्फ 2 लोग उस कानून के विपक्ष में थे, उस अधिनियम के विपक्ष में थे, नहीं तो सभी लोगों ने उस पर अपनी सहमति दर्ज कराई। अब भारत की आजादी के बाद ये पहला मौका होगा कि विपक्ष भी, पूरा विपक्ष, सिर्फ 2 सांसदों को छोड़कर पूरा विपक्ष इस बिल के समर्थन में था, इस बिल के समर्थन में था, जितने लोग संसद में मौजूद थे। समझ में आई बात? तो ये बात जानना आपके लिए जरूरी है कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, राजनीतिक कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका के पास बहुमत होता है, इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका मतलब जो दल सत्ता में है, जिस दल के पास संसद में बहुमत है, तो वही निर्धारित करते हैं कि कौन सा कानून बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। जैसे अभी आप कल देखा होगा आपने, तो ये बीजेपी के नेता ही इस कानून को लेकर आए थे, बीजेपी के नेता ही इस कानून को लाए होंगे, कानून मंत्री जो होंगे वो लेकर आए होंगे, या महिला विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया होगा। जिससे संबंधित होता है बिल, वो ही उसी मंत्रालय के द्वारा वो बिल पेश किया जाता है संसद में। तो उसकी जो पूरी रूपरेखा होती है, जिस मंत्रालय का बिल होता है, जैसे मान लीजिए महिला विकास मंत्रालय का बिल है, महिला विकास मंत्रालय का बिल है, तो महिला विकास मंत्रालय उसका पूरा खाका तैयार कराएगा, किससे? अपनी नौकरशाही से। फिर उसको लेकर जाएगा अपनी मंत्रिमंडल में और प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करेगा, चर्चा करेगा, और उसमें जो गलतियां होंगी उन गलतियों को ठीक करा जाएगा, जिससे कि जब वो संसद में पेश हो तो उस पर विपक्ष किसी भी प्रकार की कानूनी कमी या किसी भी प्रकार की उंगली ना उठा सके कानूनी तौर पर, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं।
फिर वो सारी चीजें गलतियां ठीक हो जाती है, तो फिर वही मंत्रालय फिर जिसका बिल है, मान लीजिए महिला विकास मंत्रालय का बिल था, तो महिला विकास मंत्रालय ही उस बिल को संसद में पेश करेगा, उस पर चर्चा होगी और जो विपक्ष सुझाव सुझाएगा वो सुझाव मान्य होंगे तो माने जाएंगे, नहीं मान्य होंगे तो पक्ष नहीं मानेगा, और अगर पक्ष के पास अपार बहुमत है तो वो बहुमत के साथ उसे पास करा देंगे, पहले सदन से, लोकसभा से, फिर हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी अगर बहुमत होगा तो पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, राष्ट्रपति उस पर वोटिंग कर देंगी और फिर वो अधिनियम क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया है आपके देश में किसी भी चीज पर कानून बनने की, ऐसे बनता है आपका कानून आपके देश में। और इसी को मैं आपको विस्तार से पढ़कर समझा देता हूं शब्दों के माध्यम से, सुनिएगा बहुत ध्यान से। संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। जब कानून नहीं बना होता है, जब वो बनने की प्रक्रिया में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे विधेयक कहा जाता है। ठीक है, विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो उसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। ठीक है, निजी सदस्यों। अगर मंत्री के अतिरिक्त कोई और सांसद कोई विधेयक पेश कर रहा है तो उसे क्या, कौन सा विधेयक कहेंगे? निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। जैसे अभी महिला विकास मंत्रालय ने वो विधेयक पेश किया, तो वो कौन सा विधेयक होगा? सरकारी विधेयक। क्यों? क्योंकि वो सरकार के तंत्र के अंतर्गत आते हैं भाई, क्योंकि मंत्रालय है उनके पास, तो इसका मतलब वो राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य हैं, और राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य हैं, इसका मतलब क्या है? सरकार के सदस्य हैं। ठीक है, तो उस विधेयक को क्या कहा जाएगा? सरकारी विधेयक। विधेयक जिन चरणों से होकर पारित होता है, आइए उसे देखें। किन चरणों से होकर पारित होता है? तो ये विधेयक के प्रकार आपको बताए गए हैं। ठीक है, संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है, और ये कौन कर लेता है? ये राजनीतिक कार्यपालिका अपने अंदर ही कर लेती है। पहले ही डिस्कस हो जाता है कि क्या जरूरत है। अभी जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लाया गया, तो इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन हो गया होगा पार्टी के अंदर। जो राजनीतिक कार्यपालिका में, आपकी जो राजनीतिक कार्यपालिका में लोग हैं, इन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया होगा कि इसकी क्या जरूरत है। तब राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब समझते हैं ना? राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब है प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। ठीक है, तो ये लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उस कानून की क्या जरूरत है। देश में अगर ये कानून आएगा तो इससे क्या भलाई होगी देश। जैसे किसानों का बिल आया था, तो उसे कौन लाया होगा? कृषि मंत्री लेकर आए होंगे, कृषि मंत्री। तो उसको पहले डिस्कस किया जाता है मंत्रालय के द्वारा, जिससे कि विपक्ष उस पर सवाल ना खड़े सके। अगर विपक्ष संसद में उस प्रस्ताव को पास होने से रोक देगी, तो सरकार की कितनी नेगेटिव छवि बनेगी कि गलत बिल ला रहे थे, देखो विपक्ष ने रोक लिया, जनता को बचा लिया, है ना। तो कोई भी तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी कुर्सी पर आंच आए, कि चाहेगा?
कोई नहीं चाहेगा कि उसकी कुर्सी पर आ चाहे अगले चुनाव में उसे समस्याएं झेलनी पड़े। तो भैया इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून जब लाया जाता है उस पर पूरा प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद उस पर अच्छे से डिस्कस करता है, और जिस मंत्रालय से संबंधित वो बिल होता है उस मंत्रालय के नौकरशाह पूरी की पूरी स्टडी करते हैं उस बिल के लाने के जरूरतों के ऊपर कि क्या जरूरत है इस बिल को लाने की। वो पूरा का पूरा मंत्रालय उस चीज पर डिस्कशन करता है, फिर वो फाइल पूरे मंत्रिपरिषद के सामने आती, फिर पूरा मंत्रिपरिषद अगर उसे अप्रूव कर देता है, फिर वो जिस मंत्रालय से संबंधित वो बिल होता है, फिर वो मंत्री उसे संसद में पेश करता है उस विधेयक को कानून के रूप में बनने के लिए। फिर संसद में उस पर डिस्कशन होता है, पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाता है, विपक्ष अपने आरोप प्रत्यारोप लगाता है, पक्ष उस पर अपनी सफाई देता है कि हमने इस उद्देश्य से ये गड़बड़ गाले गलत करते हैं। फिर उसके बाद अगर पक्ष के फिर उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद अगर पक्ष के फेवर में वोट आता है तो फिर बिल एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में चला जाता है। और अगर दूसरे सदन के लोगों को लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो वो फिर रिफंड कर देते हैं, फिर उसमें ठीक किया जाता है, फिर वो भेज दिया जाता है दूसरे सदन के लिए। पर इस बार वो लोग इस पर कुछ राज्यसभा इस बार उसे रिफंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरह से होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक, तो ऐसे चलता है। अगर राज्यसभा फिर भी मना करती है, फिर दोनों सदनों की एक साथ मीटिंग बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक होती है, फिर उसमें पेश किया जाता है, फिर वोटिंग होती है, और अगर फिर पक्ष जीतने में कामयाब होता है, विधेयक के पक्ष में वोट आते हैं, तो फिर पास हो जाता है। अब जैसे भाजपा के पास अभी अपार बहुमत है, तो चाहे आप कंबाइन सिटिंग करा लो, कंबाइन वोटिंग करा लो, जीतेगी भाजपा ही किसी भी कानून पे, क्योंकि उसके पास 318 का बहुमत तो लोकसभा में ही है, और वहां 250 में भी उसके पास 100 या 100 तो है उसके पास, मेरे विचार में 100 तो है। तो ये हो गया 418 का बहुमत हो गया। कोई बिल उसका रुकता ही नहीं है, इसीलिए उसके बिलों को रोकने की किसी में क्षमता नहीं है। अगर उसके सांसद चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन सांसद जनता के प्रति प्रेम ना रखकर पार्टी के प्रति प्रेम रखते हैं, जिस कारण से वो कभी भी अपनी पार्टी लाइन के बाहर जाकर किसी भी विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया देते ही नहीं है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। समझ में आई बात? ये है प्रक्रिया। अभी पढ़ दूंगा तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अंततः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। समझ में आई बात? ये सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, ये राजनीतिक उद्देश्य। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी भाजपा को 6 महीने चुनाव से 6 महीने पहले नारी सशक्तिकरण बिल लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है और महिलाओं का उन्हें चाहिए क्या? वोट। क्या कहेंगे कि हम आपके सशक्तिकरण के लिए बिल लाए हैं, आपको हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रहे हैं, तो अगर आप हमें नहीं चुनेंगे तो फिर ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के कोई भी कानून लाया जाता है। अभी आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी रैलियां होंगी। क्या चुनाव के समय ही माननीय प्रधानमंत्री जी को ये याद आता है कि उन्हें चुनावी रैलियां करनी है, या किसी भी राज्य को पुरस्कार देना है और उसमें विकास कार्यक्रम? राजस्थान इलेक्शन आ रहा है, मध्य प्रदेश इलेक्शन, छत्तीसगढ़ इलेक्शन, अब वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां होंगी। उससे पहले उनकी वहां रैलियां कोई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि चुनाव के समय में वो दिखा सकें कि अगर आप मेरी सरकार को वोट देंगे, अर्थात भाजपा को वोट देंगे, तो आपके राज्यों को विकास मिलेगा, और अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपको विकास नहीं मिलेगा।
समझ, तो जो ये कानून भी ऐसे बनते। अब आपको मैं बताता हूं, 2022 में उत्तर प्रदेश और पंजाब का इलेक्शन था, है ना। 2022 में उत्तर प्रदेश और पंजाब का इलेक्शन था। उससे पहले तक 2 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, तब तक उन्होंने उस बिल को वापस नहीं लिया। लेकिन चुनाव के 3 महीने पहले आए रात को माफी मांग के बिल वापस ले लिया, कानून वापस ले लिया ना, किसान बिल वापस ले लिया ना। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे चुनावी हथकंडे होते हैं। तो ये जान लीजिए, सिर्फ कानून बनाना सिर्फ विधायी काम नहीं, ये राजनीतिक काम भी है। और कभी कभी कुछ लोगों को कुछ, अब देख लो आप, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, एससी एसटी की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब इस तरह से तो जनरल महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड भी उन्हें इलेक्शन में कंडक्ट करने के लिए मौका नहीं देते। आप खुद देखिए, अगर आप जेंडर पॉलिटिकल इक्वालिटी का आप अगर ग्राफ निकालेंगे तो अपर कास्ट की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व नहीं है भारतीय राजनीति में, तो उनको भी तो मिलना चाहिए ना। पर ये सरकार ने इस बात को नहीं सोचा। सरकार ने सिर्फ उस चीज को सोचा, सरकार के पास पहले ही अपर कास्ट की वोटिंग है और लोअर कास्ट की वोटिंग को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, जैसे कि लोअर कास्ट की महिलाएं उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दें। तो ये मेंटेलिटी होती है। पॉलिटिक्स बहुत ही कीचड़ में दबी हुई चीज है, और उस कीचड़ को जो हटा देना वो सच्चा राजनेता है, वो सच्चा राजनेता है। और इससे अच्छी चीज भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इसमें अच्छे लोग जाएंगे नहीं तो इसे साफ कौन करेगा? साफ करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। बिना साफ करे तो गंदा ही पड़ा रहेगा हमेशा। ये चीज समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून बनने की प्रक्रिया में सिर्फ जरूरत ही मायने नहीं रखती, राजनीतिक माहौल भी मायने रखता है, समय भी मायने रखता है, भारत की डेमोग्राफी भी मायने रखती है, सब कुछ मायने रखता है। उसके हिसाब से सरकार बच्चे कितना भी चिल्लाते रहे, कितने भी आंदोलन कर ले, लेकिन आज तक यूपीएससी में इन्होंने कोई सही सुधार नहीं किया है। हिंदी विभाग के, हिंदी भाषा के बच्चे बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि हिंदी के बच्चों के साथ ना इंसाफी होती है यूपीएससी में, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर कोई कानून नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो नहीं चाहते ये चीज। उनका जब मन करेगा वो बनाएंगे, जब उनको दिखेगा उनका राजनीतिक फायदा तब वो बनाएंगे। बिना राजनीतिक फायदे के वो कोई भी काम नहीं करते। कोई भी राजनीतिक दल, सिर्फ एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करती है। हमेशा उनका राजनीतिक फायदा निहित होता है। समझ में आई बात? अभी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगी तो आपको दिखेगा इलेक्शन के टाइम सारे के सारे छात्र नेता दिखाई पड़ेंगे, और इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद सारे छात्र नेता गायब हो जाते हैं। अभी बहुत दिखेंगे आपको छात्र नेता, आपकी सहायता करने वाले लोग, लेकिन जब ये इलेक्शन खत्म, कल है इलेक्शन छात्र संघ का, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का कल इलेक्शन है, और कल के बाद कोई भी आपको नहीं दिखेगा, ना जीतने वाला दिखेगा ना हारने वाला दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। वो दिखेंगे जो अगले साल की तैयारी कर रहे होंगे, वो आपकी मदद करने के लिए आएंगे। तो ये है राजनीति की हकीकत, और इस राजनीति को बिना समझे हम कभी इस राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते, इस गलत राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते, इस पैसे वाली राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते। समझ में आई बात? आगे सुनो। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों का कहां से
जरूरी संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। खास तौर पर आज के गठबंधन सरकार के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सब बातों पर विचार कर लेता है। इन सब बातों पर विचार कर लेता है। ये जो मंत्रिमंडल है ना, ये सारी बातों पर पहले ही डिस्कशन कर लेता है कि हम ये कानून ला रहे हैं, इससे जनता को क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रिसोर्सेज कहां से लाएंगे। कानून बनाना ही तो काफी नहीं है ना, महिलाओं के लिए हम कानून तो बना रहे हैं, लेकिन कितना हम महिलाओं को भारत की राजनीति में रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे और कितना वो बेहतरीन तरीके से भारतीय राजनीति में अपना सफर तय कर पाएंगे, इस चीज को सुनिश्चित करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अब जैसे कानून तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन क्या उन कानूनों का सही तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होता है? कदापि नहीं होता। हमने हेलमेट का कानून बना रखा है कि जब भी हम वाहन चलाएंगे, 2 पहिया वाहन चलाएंगे, तो उसमें हेलमेट लगाएंगे और 2 से ज्यादा सवारी नहीं बिठाएंगे, लेकिन क्या हम उसका अनुसरण करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने इतने ट्रैफिक पुलिस वाले लगा रखे हैं? जी नहीं, उतने तो नहीं है, इनफ नहीं है। तो वो सारी चीजें, तो किसी भी कानून को बनाना ही काफी नहीं है, उस कानून को जमीनी हकीकत में तब्दील करना भी बहुत जरूरी है। सरकार दावा करती है कि हमने इतने सारे शौचालय बना दिए, अगर आप जाइए उत्तर प्रदेश के उन छोटे छोटे खाके भरे शौचालयों को देखो, जितनी बड़ी ये खिड़की है ना, उतने बड़े शौचालय हैं, उतने ही बड़े, और उनमें सिर्फ क्या 20,000 में बना हुआ है वो शौचालय। अब आप खुद कल्पना करो 20,000 का शौचालय कितना अच्छा होगा, कितने काम का होगा, कितने दिन चलेगा, आप खुद कल्पना कर सकती हो कितना लगेगा, कितना चलेगा। अभी जाकर सरकार को कोई उनका आईना दिखा देना तो पता चल जाएगा उन्हें कि क्या हकीकत है। आप जिस शौचालय का दावा करते हैं कि हमने इतने शौचालय बनाए, वास्तविक रूप में उन शौचालयों को देखेंगे आप, तो उनमें आप खड़ा होना भी पसंद नहीं करेंगे। वो कब आपके ऊपर गिर जाए आपको खुद नहीं पता चलेगा। इतने खराब बदतर हालत के वो शौचालय हैं। उनमें लोगों ने अपनी कंडियां रख रखी, कंडी जानती हो, उपले रख रखे गाँव में, मैंने देखे हैं, मैं गया हूं। तो कानून बनाना ही बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी कानून को बनाने से पहले आपकी ये राजनीतिक कार्यपालिका उस कानून पे बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लेती है और सारी चीजों पर पहले ही वो नजर दौड़ा लेते हैं। इससे हमारा राजनीतिक फायदा क्या है, क्या हमारे जो गठबंधन दल है वो क्या इस पर तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी दल संसद में टीवी के सामने अपनी किरकिरी कराना पसंद नहीं करेगा, जनता के सामने अपनी किरकिरी कराना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि आप सब जानते हो कि आज के टाइम पर ऑनलाइन का जमाना है और जनता हर चीज को देखती है, और आप सब जानते हैं कि भारत की संसद का सीधा प्रसारण होता है। जो हमारे देश की संसद में जब कानूनी बहसें होती हैं तो उसका सीधा प्रसारण होता है संसद टीवी पर, अन्य न्यूज चैनलों पर, दूरदर्शन पर, सब पर प्रसारण होता है। तो जनता बहुत बारीकी से देखती है, पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, और इसका उन्हें चुनावी फायदा होता है। समझ में? इसलिए कभी भी वो कानून को विधेयक को संसद में लाने से पहले ही उस पर बराबर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वो उसे संसद में पेश करते हैं। ठीक, ये है प्रक्रिया। और पहले मैंने बता दिया है, जिस मंत्रालय से संबंधित बिल है वो मंत्रालय और उस मंत्रालय के अधीन आने वाली नौकरशाही उस विधेयक की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। फिर उसे मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद उसे संसद में पेश किया जाता
है। फिर पक्ष और विपक्ष, उस पे पक्ष से विपक्ष सवाल जवाब करता है और फिर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद जिस अगर फेवर में आता है तो पास हो जाता है बिल, अगले सदन के लिए चला जाता है, और अगले सदन में अगर रुकता है तो फिर संयुक्त बैठक होती है और फिर संयुक्त बैठक में भी वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद अगर पास हो जाता है फिर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति साहिबा जैसे ही हस्ताक्षर कर देती हैं वो एक विधेयक से क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये है भारत में सरकारी विधेयकों के कानून बनने की प्रक्रिया। सरकारी विधेयक और निजी विधेयक, दो प्रकार के विधेयक हैं। सरकारी विधेयक मतलब मंत्रालयों के द्वारा पेश किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है, और किसी सांसद के द्वारा, किसी सामान्य सांसद के द्वारा पेश किए गए विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। और निजी विधेयक भारत की संसद में बहुत जल्दी पास नहीं होते, ना के बराबर पास होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास बहुमत नहीं है। और भैया आप सरकार के खिलाफ जाकर कोई कानून बना पाओगे कभी? कदापि नहीं। समझ में आई बात? आगे सुनिए। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित, वही बात है, विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है वह मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। संसद में किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। जिससे जुड़ा हुआ होता है वो ही मंत्री उस विधेयक को पेश करता है। यही भारत की राजनीति की हकीकत है। ठीक है, अगर महिला विकास मंत्रालय से संबंधित बिल है तो महिला विकास मंत्री ही उसे संसद में पेश करेंगे। ठीक, आगे किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। धन विधेयक ही एक ऐसी चीज है जिसे लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, नहीं तो और सभी विधेयकों को चाहे आप पहले लोकसभा में पेश करें चाहे आप राज्यसभा में, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले कहां पेश होगा, लोकसभा, उसे लोकसभा से पहले कहीं और पेश नहीं किया जा सकता। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों से सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। संसदीय समितियां मतलब आप समझ लीजिए छोटी संसद। छोटी संसद मतलब जो लोग विशेषज्ञ हैं उस चीज से, वो लोग उस पर पहले ही डिस्कस, पक्ष विपक्ष के दोनों लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे संसद का समय बच सके, जिससे कि संसद का समय बच सके। और फिर वो लोग जाकर अपनी पार्टियों को समझा देते हैं भाई कि पक्ष में वोट डालना है या विपक्ष में वोट डालना है, वो तय कर लेते हैं। फिर संसदीय समिति डिस्कस कर लेती है उस पर, उसके बाद उसे संसद में लाया जाता है वोटिंग के लिए। फिर वोटिंग होती है, अगर वोटिंग के बाद एक सदन पास कर देता है तो उसे दूसरे सदन के लिए भेज दिया जाता है, और दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रिया का पालन होता है। और अगर वहां भी पास उसी प्रकार से हो जाता है फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। आगे सुनो, जैसा आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर अगर एक सदन में मतभेद हो, एक सदन ने पास कर दिया और दूसरा सदन उसे पास नहीं कर रहा है, तो फिर क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक।
संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया है। क्यों गया है? क्योंकि लोकसभा की संख्या राज्यसभा से 2 गुना है, 2 गुना है, राज्यसभा से 2 गुना है, इसीलिए हमेशा निर्णय किसके पक्ष में आता है? लोकसभा की। ठीक है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। धन विधेयक के मामले में सारी ताकत किसके पास है? लोकसभा के पास। ठीक है, यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय, अंडरलाइन कर लेना, यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। आपने धन विधेयक पर जो सुझाव दिए हैं बदलाव के, वो लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। और अगर आप 14 दिन के अंदर अपने संशोधन प्रस्ताव नहीं देते तो लोकसभा मान लेगी कि आपने बिल को पास कर दिया है। ये सिर्फ किस विधेयक के संबंध में है? धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में ही ये कानून है, इसके अलावा और किसी के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। ये है आपके देश में कानून बनने की पूरी प्रक्रिया। ये है आपके देश में किसी भी विधेयक, किसी भी विषय पर कानून बनने की पूरी प्रक्रिया। इस प्रकार से आपके देश में कानून बनता है। ये है आपके देश में कानून बनने की पूरी प्रक्रिया। और इसी के साथ आज का यहीं पर हम कक्षा समाप्त करते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।